लेकिन युद्ध के खिलाफ अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कुछ होता है, आतंकवाद के खिलाफ अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कुछ होता है, तो फिर चीन और रशिया ये तो बड़े असहज हो जाएंगे। बिल्कुल टेररिज्म को लेके शायद अपना थोड़ा रवैया बदल सकते हैं, बट हाँ यूक्रेन वॉर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे वो। और एक जो और टेररिज्म के ऊपर एक और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी फाइनेंसिंग रोकने की, और इसमें FATF वगैरह का बहुत अच्छा रोल रहता है, लेकिन उसको कितने टीथ मिले और कितना उसको इम्प्लीमेंट कर अशोक सर हैज अ पॉइंट एंड निनाद सर हैज अ पॉइंट ऑन दिस। अशोक सर वेरी क्विकली। देखिए, टेररिज्म पर मैं ये कहूंगा चीन हमेशा जो भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर अग्री तो कर लेता है, बट इट नेवर वॉक्स द टॉक। मतलब जो वो मानता है उसको आगे नहीं लेकर जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे, आपने कहा इसमें अमेरिका का क्या रोल होगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे साथ भारत बैठे हैं इधर, अमेरिका भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, जो इसमें हमारा एक अच्छा डिक्लेरेशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी अमेरिकन एम्बेसडर ने एक इंटरव्यू दिया, उनसे सवाल पूछा गया कि भारत का जो रोल है रशिया के विजावी और आपके विजावी आप कैसे देखते हैं, तो उनका यह कहना था कि कई बार दुश्मन का दोस्त फायदेमंद होता है, जिससे कि अगर हम दुश्मन से बात नहीं कर रहे हैं तो वो कम से कम बात करें। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं दैट इंडिया इज अ ब्रिज, एक पुल का काम करता है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एंड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो रूस के साथ अगर अमेरिका और वेस्ट नहीं बात कर रहा है तो भारत बात कर रहा है उसको, और फिर वो उनके बीच में कुछ ना कुछ वो कर सकता है। अंडरस्टूड। निनाद सर, देखिए, मैं कहना चाहता था कि G20 एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, पर जो द्विपक्षीय मीटिंग्स होती हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो प्रधानमंत्री के बीच में और जो बाइडेन के बीच में जो द्विपक्षीय मीटिंग है, उस बायलैटरल, उसका भी बहुत ज़रूरी एक अहम एंगल है। और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जैसे हमारे को जी की इंजन दिया था, एक डॉलर ट्रांसफ़र की भी बात हो रही है कि एक डॉलर पाइपलाइन बाइडेन शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया डॉलर से ना हटे और उसमें एक जनरस डॉलर पाइपलाइन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी है कि यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से चीन रूस के साथ खड़ा नजर आया, यानी G20 में इकलौता ऐसा देश होगा जो पूरी तरह से उसके साथ खड़ा नजर आया, ऐसे में चीन के खिलाफ अगर कोई प्रपोजल आता है उसकी हरकतों के खिलाफ, तो फिर तो रूस अड़ंगा लगा सकता है। लगा सकता, जरूर लगा सकता। मुझे लगता है जो आतंकवाद का जो मुद्दा है जी, तो ये एक सामान्य मुद्दा है, ये हमारी जो राज व्यवस्था से पूरा जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो G20 का जो असल मुद्दा है, जो भारत जिसको प्रोजेक्ट कर रहा है, जो नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है और जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ब्रिज की बात हो रही है, जो हमारी राज व्यवस्था है, जिस तरह से एम्बेसडर आंचल ने कहा, जो मुद्दे हैं, जो समावेशी जो विकास है, जो समान स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जलवायु पर जो सहमति बनानी है, ये गंभीर मुद्दे हैं और इसी पर चर्चा मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल जो हमारे मेहमान है मैं उनसे पूछा, प्लीज आंचल सर। जी अचल जी। देखिए, चाइना जहाँ जहाँ संभव है टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो हमारा प्रपोजल है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसने भी वर्किंग ग्रुप पे इसे अपोज किया है, और उसने शायद बदलवा भी दिया है इसे कि लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हर वो मुद्दा जहाँ जो उसे सूट नहीं करता, उसकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता, वहाँ वो टांग लड़ाएगा। अब रशिया की बात करी कि रशिया भी ऐसे मुद्दे में आ सकता है जहाँ चाइना को सूट नहीं करता। तो एक मुद्दा जो मेरे जहन में आ रहा है वो है जो स्ट्रेस, जो अभी हम डेट स्ट्रेस की बात करते हैं, जो लोगों के ऊपर, छोटी कंट्रीज के ऊपर जो कर्ज चढ़ रहा है, और जिसे लेकर हम काफ़ी एम्फेटिकली बात कर रहे हैं, G20 में भी कर रहे हैं, G20 से बाहर भी कर रहे हैं, और ये वो चीज़ है जो चाइना को हजम नहीं हो रही है। हो सकता है वो इस इशू के ऊपर दामन क्योंकि दावदार। आंचल सर, आप जो बता रहे हैं, क्या मैं इसको बेल्ट रोड डेट बोल सकता हूं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट? लेकिन एक सवाल है सर, और मैं कौशिक सर आपके पास आ रहा हूं, क्या G20 की ये जो बैठक होगी, इज देयर एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज? इतनी मिनिस्टीरियल बैठकें हो चुकी हैं, इतने कंसेंसस चीजों पर हो चुके हैं, या ये भी पता है कि डिसएग्रीमेंट किस पर है? इंडिया विल डेफिनेटली नॉट लाइक टू स्पॉइल द पार्टी। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अगर मैं स्पेकुलेट करूं, एक ये हो सकता है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की सब बात कर रहे हैं। G20 ने कमिट करा था कि $100 बिलियन एवरी ईयर दिया जाएगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए। अभी तक $25 बिलियन दिया जा रहा है। इसमें कोई मुझे होप नहीं दिखती, बट अगर कोई आ गया, हाँ भाई 100 बिलियन करेंगे, दैट्स अ सरप्राइज वन। सेकंड सरप्राइज अगेन G20 पर्सपेक्टिव, IMF और वर्ल्ड बैंक, फॉरगेट UN USC, IMF वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म होना है। इनकी जो प्रैक्टिस, पहली बात इनको पैसे ज़्यादा देने हैं फॉर द डेट रिडन कंट्रीज। 60 देश ऐसे हैं दुनिया में, श्रीलंका, पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए, इजिप्ट, लेबनान,
अंगोला शंगोला, लैटिन अमेरिका, 60 देश हैं जो गिरने जा रहे हैं। और अगर ये देश गिरेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी दुनिया में, आतंक बढ़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन देशों को अगर डेट से निकालने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक। आई हैव अ वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। कौशिक सर मैं आ रहा हूं, लेकिन आई एम सॉरी, आई कांट रेजिस्ट इट सर। मुझे एक बात बताइए, 3 countries गोइंग इनटू इलेक्शन इन 2024, अमेरिका, इंडिया एंड रशिया, इफ यू कॉल इट एन इलेक्शन। यूक्रेन, एक्सक्यूज मी, हाँ यू आर राइट, क्वाइट एग्री विद यू, बट नेवरदलेस अब मेरा सवाल ये है, इन तीनों कंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री तीनों के लिए इंडिया ही है। बिल्कुल। एंड हाउ डू यू रिलेट इट टू G20 देन? देखिए, G20 का जो नैरेटिव्स है, जो कुछ मुद्दे ग्लोबल इश्यूज जो उठाए गए, आतंकवाद, अलगाववाद, जातीय हिंसा, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेकर लैटिन अमेरिका तक, यहाँ तक कि एशिया में भी, जैसे ही हम ये बात को समझने की कोशिश करें कि भारत के प्रधानमंत्री ने परिवार की बात कही, कुटुंब की बात कही, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि अगर ये नैरेटिव एस्टैब्लिश होता है तो कुछ ग्लोबल इश्यूज अपने आप में ही खत्म हो जाएंगे, जिसमें आतंकवाद भी होगा और जिसमें जातीय हिंसा भी होगा। ओके सर, समीर हैज टू टेक अ ग्राफिक्स। उससे पहले कौशिक जी ने अपना एक यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। कहना चाहता था कि टेररिज्म का अब कुछ विस्तार होना चाहिए, इसमें साइबर जुड़ गया है, इंटरनेट जुड़ गया है, क्रिप्टो करेंसी जुड़ गई है, और टेररिज्म की डेफिनेशन, बंदूक वाला आतंकवाद था वो पाकिस्तान केंद्र था, लेकिन जो डिजिटल आतंकवाद है वो चाइना है, और हमको इस रूप में चाइना को पेश करना होगा। वेरी वैलिड पॉइंट। सब ये कमिंग टू समीर। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, इस पॉइंट को यहां से हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, दुनिया नए सिरे से 2 गुटों में बंटती नजर आ रही है आज की तारीख में, मगर भारत आज भी न सिर्फ तटस्थ है बल्कि शांति की स्थापना में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की स्वीकार्यता, उसकी एक्सेप्टेंस हर गुट में, हर बड़े मंच पर भारत की बेहद अहम भूमिका कैसे है ये देखिए। 190 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि, भारत की इमेज, और उसमें जो मजबूती नजर आती है। 2 खेमों में बटी दुनिया के बीच विश्वास का सेतु बनता नजर आ रहा है भारत। भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय कंपनियों को वैश्विक मंच पर ताकत मिलती दिख रही है। भारत अब भी गुट निरपेक्षता की नीति पर कायम नजर आ रहा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे नजर आती है वो ये कि 2 गुटों में आज जिस तरह से पूरी दुनिया बंटती नजर आ रही है, भरोसे के पिलर के तौर पर, भरोसे के सेतु के तौर पर आज भारत की भूमिका नजर आती है। इसे कैसे देखते हैं? निश्चित ही देखिए, भारत ने जो अपनी भूमिका रखी है और भारत ने जो अपना पक्ष रखा है जी, विश्व के हर एक पटलों पर, उसमें वह कहीं भी तटस्थ शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि तटस्थ की अपनी एक परिभाषा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तटस्थ होना बड़ी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो हम तटस्थ नहीं रहे। हमने हमेशा से जो गुणवत्ता के आधार पर एक निर्णय लिया, गुणवत्ता के आधार पर हमने एक अपना पक्ष रखा है, और इस चाहे कोई भी विषय हो, अभी आपने आतंकवाद की बात रही, चाहे उसके पहले जो यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है उसकी बात हो, चाहे बाकी टेरर फाइनेंसिंग से लेकर जहां तक नॉर्थ साउथ डिवाइड से लेकर, हर एक में हमने ये नहीं रखा कि हम एक ट्रेड यूनियनिज्म करने जा रहे हैं। हमने रखा कि क्या आवश्यकता है। विश्व, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी की बात वसुधैव कुटुंबकम की होती है, साथ साथ मानव कल्याण की बात हमारी परंपरा में है। बिल्कुल, हम हमेशा मानव कल्याण की बात करते हुए अपने परंपरा को आगे बढ़ाए हैं। उसमें आर्थिक बातें भी आती है और उसमें सांस्कृतिक बातें भी आती है।